हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। हमारी सीटेट की सुपर सीरीज का ये 14 पार्ट है जिसमें हम 28 जनवरी 2023 के पेपर को कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। 3/1/7 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू, इसको हमें डिवाइड करना है तो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 7 3 से 21, 21 और 1 22 डिवाइडेड बाय 7। अब डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूँ तो डिवाइड के बाद वाला साइन बाद वाला नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो दिस इक्वल टू -22 डिवाइडेड बाय 21। So option number first is our answer, fourth is our answer. Now next question is, अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। सो 8 की पावर 2 मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8 एंड 4 की पावर क्यूब दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। सो फाइनली मेरे पास आंसर बनता है 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A sphere is divided into 9 equal sphere। एक स्क्वायर है आपके पास जिसको 9 इक्वल स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है? आगे बोलता है कि आउट ऑफ विच 5 स्क्वायर आर शेडेड। इन 9 स्क्वायर में से 5 स्क्वायर को शेड यानी कि कलरिंग की गई है। क्लियर है? If the shaded portion is expressed in the form of a fraction whose numerator is 25। पहले तो हमें क्या बोला गया है कि शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। दैट मीन्स फ्रैक्शन किस तरह से फॉर्म करते हैं कि टोटल मेरे पास ये स्क्वायर है 9, जिनमें से शेडेड पोर्शन है वो है मेरे पास 5। क्लियर है? ये कहते हैं कि इफ़ द शेडेड पोर्शन इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन किस टाइप से कन्वर्ट करना है। हुज न्यूमरेटर इज 25, देन व्हाट विल बी इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमें निकालना है। अब न्यूमरेटर को 25 बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिस इम्प्लाइज दैट 5 5 जो 25। अगर न्यूमरेटर 25 हो जाता है तो डिनोमिनेटर मेरे पास क्या होगा, 9 5 जा 45। तो डिनोमिनेटर हमारे पास होगा 45। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, इसको भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, डेसिमल हटाकर बाय में उतने ही जीरो लगा देंगे। क्लियर है? पावर हमारे पास यहाँ 5 मल्टीप्लाई, सिमिलर वे से इसका मैं डेसिमल हटाती हूँ तो बाय में मेरे पास आएगा 100 होल पावर माइनस के। क्लियर है? -11 माइनस की पावर और देखिए माइनस रहेगा और 11 की पावर 5 यानी कि 11 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 11 मल्टीप्लाई हम लिख ही देते क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। क्लियर है? और बाय में सिमिलर वे से मेरे पास क्या आएंगी, 5 10 की पावर 5 है तो 10 मतलब एक के साथ 5 जीरोस आ जाएंगे। अब माइनस के साइन को मैं यहाँ से हटाऊँ, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास a डिवाइडेड बाय b की पावर -2 है तो आप क्या लिखेंगे, माइनस के साइन को हटाना है तो आप रेसिप्रोकल करेंगे टर्म को। तो सिमिलर वे से यहाँ से मैं रेसिप्रोकल करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये कंप्लीट मेरे पास बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 125 की पावर 2। तो 100 की पावर 2 दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 100 और 121 की पावर 2 दैट मीन्स 121 मल्टीप्लाई 121। क्लियर है? तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 11 से हम कट करेंगे तो ये 121 11 पे जाएगा एंड 11 1 जा 11। सिमिलर वे से इन दोनों से हम कट करेंगे तो 121 कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। न्यूमरेटर में मेरे पास बचता है माइनस के 11 और डिवाइडेड बाय 10। बट आंसर इस फॉर्म में नहीं है, डेसिमल फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं होती। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 लगातार नंबर जो होते हैं वो हमेशा 3 का मल्टीपल होते हैं नहीं होते। तो जनरल वे में हम उठाएं, पहला ऑप्शन मैं ट्राई कर रही हूँ। तो मान लेते हैं कि पहला नेचुरल नंबर मेरे पास है k, सेकंड नेचुरल नंबर मेरे पास होगा k+1। क्लियर है?
और प्लस थर्ड मेरे पास नेचुरल नंबर होगा k+2। ठीक है, वैसे हमेशा लगातार 3 नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा 3 से डिवाइड होता है, बट मैं कंप्लीट करके दिखा रही हूँ यहाँ पे आपको। सो दिस इम्प्लाइज दैट k+k+k हमारे पास आएगा 3k एंड 2+1 मेरे पास आएगा 3। दिस इम्प्लाइज दैट 3 अंदर 3 कॉमन निकालो तो मेरे पास बचेगा k+1। तो ये जो कंप्लीट नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है, तो पहला ऑप्शन मेरा ट्रू है। क्लियर है। सेकंड में पूछता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कि 2 नंबर की प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा 3 से डिवाइड होता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि एग्जांपल ले लो आप 1 × 1 ही ले लो, क्या 1 जो है वो 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। अब आप ले लीजिए जैसे कि आपने 2 × 3 तो डिवाइड होता है, 3 × 4 भी होता है, 4 × 5 नहीं होता। अब दूसरा नंबर हम चेक करें तो 4 × 5 जो होता है 4 × 5 = 20, ये भी डिवाइड नहीं होता 3 से। क्लियर है। सो ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर नहीं होगा। नहीं होने का मीनिंग हमसे पूछा कि नॉट ऑलवेज बी ट्रू, तो जो नॉट कुछ है ना वही मेरा आंसर होगा, यानी जो नहीं होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में पूछा। क्लियर है। बाकी दो भी हम चेक कर लेते हैं। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं लगातार नंबर। तो तीसरा ऑप्शन में चेक करें। सपोज कीजिए कि मैंने पहला नंबर ले लिया कि जो कि मेरा क्या है, इवन नंबर है। सपोज कीजिए तो अगला इवन नंबर मेरे पास क्या होगा, k+2। सपोज कीजिए 2 है तो मैं 2 में 2 ऐड करूँगा तभी मेरे पास नेक्स्ट नंबर आएगा। उससे नेक्स्ट नंबर मेरे पास आएगा k+4 और उससे अगला नंबर मेरे पास आएगा k+6। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इवन नंबर की बात है। तो अब इनको हम चेकआउट करें। जैसे हमने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया है 1 2 3 4, 4k प्लस मेरे पास क्या आएगा 4 + 2 6, 6 + 6 12। सो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास क्या बचेगा k+3। तो ये भी हमारे पास क्या होता है 3 से डिवाइड 4 से डिवाइड होता है। 4 के लिए पूछा है। सो ऑप्शन हमारा ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो ऑलवेज ट्रू ना हो, बट ये ट्रू होता है। और फोर्थ ऑप्शन हम यहाँ से चेक करें तो प्रोडक्ट ऑफ एन ओड नंबर विद इटसेल्फ इज एन ओड नंबर, कि किसी भी ओड नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज हमारे पास क्या आता है, ओड नंबर। तो किसी भी ओड नंबर को आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वो हमेशा ही क्या आएगा, ओड नंबर आएगा। तो ये भी ट्रू है। दैट मीन्स ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चन वर आस्क्ड, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं एक एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन थे 120। क्लियर है। एज देयर वॉज अ नेगेटिव मार्किंग, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है, रीना डिसाइडेड नॉट टू अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन। नेहा ने मतलब 15 नेगेटिव मार्किंग है तो वैसे भी हम हर एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जिसमें श्योरिटी होगी वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो रीना ने क्या किया, 15 क्वेश्चन ना आंसर देने के लिए डिसाइड किया। क्लियर है। तो टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने होंगे, अटेम्प्ट क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे पास होगा 120 - 15। दैट मीन्स 105 क्वेश्चन रीना ने अटेम्प्ट किए हैं। क्लियर। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि अगर कोई करेक्ट आंसर होगा उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। 80% ऑफ हर आंसर वर करेक्ट, यानी कि टोटल करेक्ट आंसर अगर मैं निकालूं, टोटल करेक्ट आंसर, अब देखिए 15 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए ना, तो उसका फिर मार्क्स कटेगा ना उसका मिलेगा। तो 15 के बारे में तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। इसमें क्या कहा है कि 80% ऑफ आवर आंसर वर करेक्ट, तो 80% उसका पेपर ठीक है, जितना उसने अटेम्प्ट किया है उसका 80% ठीक है। अब 80% है किसका, 80% ऑफ 105 का होगा। तो यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 = 10, 5 1 = 5 2 = 2 1 = 2 4 = 8। सो यहाँ से मेरे पास 4 1 = 4, 4 2 = 8। तो उसने टोटल अटैम्प्ट किए हैं 84 क्वेश्चन, सॉरी करेक्ट जो क्वेश्चन है उसके वो 84 है। क्लियर है। इसका मीनिंग फिर रॉन्ग आंसर कितने हुए होंगे, उसके नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स कितने होंगे। उसने टोटल अटैम्प्ट किए 105 और उसके करेक्ट हैं 84। तो रॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 एंड 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो 21 क्वेश्चन क्या हैं उसके रॉन्ग आंसर्स हैं। तो अब उसके पास क्या होगा, क्या पूछा गया है, फॉर अ रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स इज डिडक्टेड, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर कटेगा और आंसर ठीक है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, यानी कि करेक्ट होगा तो उसके 2 नंबर मिलेंगे। हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन बाय रीना इन द एग्जामिनेशन, तो टोटल मार्क्स हम निकालें कि रीना को कितने मिले हैं, तो वो हमारे पास क्या आएंगे, करेक्ट आंसर के लिए उसको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है।
और रॉन्ग जो उसने क्वेश्चन किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए हैं 21, तो उसका एक नंबर उसका कट जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 माइनस 21, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या बचेगा 7, एंड 6 में से 2 माइनस करें तो 4, 147 मार्क्स आएंगे रीन आगे। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 18 मोर देन द नंबर। क्या कहता है, कोई नेचुरल नंबर मैंने सपोज कीजिए एक्स लेट कर लिया, तो उसका 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स ऑफ अ नेचुरल नंबर इज 18 मोर, ये ऑलरेडी 18 ज़्यादा है, मोर देन द नंबर, तो ये नंबर इसके इक्वल कब होगा, ये तो 18 ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ज़्यादा छोटे के इक्वल कब होगा, जब छोटे वाले में मैं ऐड करूँगी ना उतना ही नंबर। तो हमने क्या किया, उस नंबर में 18 ऐड कर दिया, तो ये दोनों यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर का 3 टाइम इक्वल है उस नंबर में जब हम 18 ऐड करें। क्लियर है। सो यहाँ से मैं x की वैल्यू सेपरेट करूँ तो मेरे पास होगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 18। सो यहाँ से मेरे पास आएगा 8x इज इक्वल टू 18। सो x की वैल्यू मेरे पास आई है 9, और यही हमें निकालना था देन द नंबर। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज George deposited 15,000 in a bank where compound interest is 10% per annum compounded annually. How much interest will he get after 2 years? अब यहाँ देखें तो मेरे पास प्रिंसिपल जो है वो है 15,000 एंड रेट हमारे पास है 10% एंड टाइमिंग हमारे पास है 2 ईयर्स। क्लियर है। अब अगर इस क्वेश्चन में यहाँ कंपाउंडेड एनुअली ना लिखा होता ना तो ये श्योरिटी नहीं होती कि हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है या फिर एसआई का लगाना है। सो यहाँ लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, तो मुझे फॉर्मूला लगाना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टाइम टी। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट का, और अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूँ तो मेरे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है। सो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा 15,000 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 टाइम 2 ईयर्स माइनस पी, दैट मीन्स 15,000। क्लियर है। अब 15,000 दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैं बाहर निकालूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आएगा 10, और 10 प्लस 1 मेरे पास आएगा 11। क्लियर है। सो फाइनली देखें तो यहाँ मेरे पास बचा है 1/10। क्लियर है। -1 क्योंकि मैंने 15,000 बाहर कॉमन निकाल दिया। क्लियर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 15,000 मल्टीप्लाई, अंदर हमारे पास देखिए वही बात, एलसीएम लूँगी मैं 10 आएगा, 10 प्लस 1 11, 11/10 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर मेरे पास होता है 121। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। और 10 का स्क्वायर हमारे पास होता है 100 माइनस 1। क्लियर है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 15,000 मल्टीप्लाई, अब एलसीएम यहाँ लूँगी तो 100 आएगा, और 121 में से 100 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 21 डिवाइडेड बाय 100। सो 20 से 20 कैंसिल आउट, एंड इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0, 15 1 जा 15 का 5 1 कैरी, 15 2 जा 30 और 1 कैरी था 31। क्लियर है। तो इतने रुपीज़ हमारे पास क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है वेरिएबल y में, तो हमसे हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से मैं अगर y की वैल्यूज़ को इकट्ठा करें हम 3y डिवाइडेड बाय 4, राइट हैंड साइड से जो टर्म है वो हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो हमारे पास बचेगा y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू, अब यहाँ से माइनस के 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूँ तो मेरे पास आएगा प्लस का। क्लियर है। सो एलसीएम हम यहाँ से ले तो हमारे पास आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9y माइनस 3 4 जा 12 एंड 4y इक्वल टू 1। 9y में से 5y माइनस करें तो हमारे पास आएगा, सॉरी 9y में 4y माइनस करें तो हमारे पास आएगा 5y इक्वल टू 12। सो y की वैल्यू मेरे पास आई है यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है। बट आंसर इस फॉर्म में नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमारे पास आएगा 5 2 जा 10, 2 कैरी एंड डिवाइडेड बाय 5। किस टाइप से लिखते हैं वो देखिए, 12 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगी तो 5 2 जा 10 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 बचेगा। क्लियर है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लिखते हैं, 2 यहाँ आएगा, फिर रिमाइंडर वाला 2 आएगा अपर साइड में और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5। आई होप समझ आ गया होगा आपको। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज दिस। रेशियो गिवन है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ की मैं अगर बात करूँ, अगर हम रेशियो कॉन्टिन्यूएंट को x लेट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है वो मेरे पास है 12x, क्लियर है। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो है हमारे पास, वो हमारे पास है 13x। आगे क्वेश्चन में कहता है इफ़ देयर आर 372 बॉयज़, यानी कि टोटल 12x जो बॉयज़ हैं वो मेरे पास किसके इक्वल हैं, 372 के इक्वल है। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, फिर हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने, तो इससे हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो क्या आएगा हमारे पास 372 डिवाइडेड बाई 12, 12 वन ज़ा 12, 3 ज़ा 36 एंड 12 वन ज़ा 12। सो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 21। यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हम फाइंड आउट करें तो 12 मल्टीप्लाई 20 31, तो हमारे पास आएगा 12 वन ज़ा 12, 1 कैरी एंड 12 3 ज़ा 36 37। तो ये तो नंबर ऑफ बॉयज़ तो वैसे भी हमें गिवन थे। सो 13 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ गर्ल्स हम निकालें तो क्या आएगा, 13 वन ज़ा 13, 1 कैरी, 13 3 ज़ा 39 एंड 140 हमारे पास आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास आएगा 577। तो 775 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है स्कूल के अंदर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी वर्टिसेस डज अ पिरामिड विद स्क्वायर बेस हैव। तो मैंने आपको पिरामिड के बारे में डिफाइन कर रखा है। पिरामिड क्या होगा, बेस है स्क्वायर, तो स्क्वायर बेस बनाएंगे आप और क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे जिसको हर एक वर्टेक्स से आप मीट कर देंगे, तो ये हमारे पास होता है पिरामिड। ठीक है, ये हमारे पास होता है पिरामिड। अगर मान लीजिए पिरामिड की जगह प्रिज्म दे दिया जाता ना तो क्वेश्चन चेंज हो जाता कि आप एक स्क्वायर यहाँ बनाते और एक स्क्वायर आप यहाँ बनाते, यानी कि बेस भी स्क्वायर होता और उसका अपर साइड जो होता वो भी बेस होता। तो प्रिज्म जो होता है वो इस टाइप के फॉर्म का होता है। तो आप इमेजिन करके थोड़ा सोचना, क्योंकि ये 3D फिगर को हम बना रहे हैं 2D फिगर में। तो ये हमारे पास प्रिज्म होता तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाता। इसमें जो वर्टिसेस की बात होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिसेस आते अगर ये प्रिज्म की बात होती तो। बट हमसे पूछा गया पिरामिड, तो हमारे पास वर्टिसेस होंगे 1 2 3 4 5। तो टोटल वर्टिसेस हमारे पास पिरामिड में होंगे 5। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल फिगर है आपके पास जिसमें 3 एंगल इक्वल है, ए बी सी डी। 3 एंगल इक्वल है तो मैंने सपोज कर लिया ये भी मेरे पास x है, ये मेरे पास x है और ये भी मेरे पास x है। मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120। जो चौथा एंगल मेरे पास है वो हमारे पास है 120 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल है वो कौन सा है, दैट मीन्स मुझे वैल्यू निकालनी है x की। क्लियर है। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास 360 होता है। दैट मीन्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 120 जो है वो हमारे पास है 360 के इक्वल। क्लियर है। सो यहाँ से 3x इक्वल टू मेरे पास आएगा 360 माइनस 120। सो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई, 6 में से हम 2 माइनस करेंगे 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 3x। सो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 8 जा 24 एंड 0। सो x की वैल्यू मेरे पास आई है 80 डिग्री, यानी कि हर एक जो इक्वल एंगल है वो 80 डिग्रीज का होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 50 100 एंड 150 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखिए जैसे कि सपोज कीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं कि इन साइड को अगर हम बाहर की तरफ एक्सटेंड करें तो ये एंगल, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, ये वाला एंगल एक्सटीरियर है, ठीक है। इनमें से मेरे पास 3 एंगल गिवन है 50 और ये सपोज करते हैं हमारे पास है 100 डिग्री, ये हमारे पास है 150 डिग्री और इस वाले एंगल को मैंने लेट कर लिया x। क्लियर है। अभी इतने इस x की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें जो पता होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास किसी भी फिगर का। देखो अगर ये पेंटागन होता, हेक्सागन होता, डेकागन होता, उन सभी में एक्सटीरियर एंगल का जो सम हमारे पास होता है वो ऑलवेज 360 ही रहता है। क्लियर है। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 50 प्लस 100 प्लस 150 प्लस x इक्वल टू मेरे पास क्या है 360 है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास क्या आएगा 360
50 + 150 200 एंड 100 300 माइनस करें हमारे पास, तो x की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 60 डिग्री। क्लियर है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। देन द इंटीरियर एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द फोर्थ एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल होता है ये वाला, ठीक है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम हमारे पास होता है ना, वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। इसने कहा है कि जो फोर्थ एंगल है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा इंटीरियर एंगल क्या होगा। हमें पता है कि इंटीरियर एंगल एंड जो एक्सटीरियर एंगल है उन दोनों का जो सम मेरे पास होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री। क्लियर है, इंटीरियर एंगल मुझे निकालना है उसी के कोरस्पॉन्डिंग, और मेरे पास जो एक्सटीरियर एंगल है वो आया है 60 = 180 डिग्री। क्लियर है, तो इंटीरियर एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा 180 - 60, दैट मीन्स 120 डिग्री। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ इंग्लिश लेटर्स डेपिक्ट्स सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ऐसी फिगर्स हमें दी हुई है अल्फ़ाबेटिकल लेटर की जिनमें सिमेट्रिकल लाइन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ लेटर हैव नॉट लीनियर सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इन चारों फिगर्स में से ऐसे कौन सी फिगर है जिसमें ना तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिलती है ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है ओ। क्लियर है, तो इसमें मेरे पास क्या होती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमारे पास होती है। सिमिलर वे से अगर हम एक्स को चेक करें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। इसी तरह से अगर मैं एच के लिए चेक करूं तो मेरे पास वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। बट यू ऐसी फिगर है ना तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सम ऑफ द इंग्लिश लेटर डेपिक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कुछ फिगर्स की होती हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ लेटर्स हैव नॉट लीनियर सिमेट्री अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हाँ, लीनियर सिमेट्री की ये बात कर रहा है, तो हमारे पास यू में जो है वो लीनियर सिमेट्री नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। बोथ नहीं है, यानी कि हमारे पास वर्टिकली तो है बट हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसने क्या बोला है कि कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है अबाउट बोथ, हॉरिजॉन्टल भी होनी चाहिए और वर्टिकल भी होनी चाहिए। तो यू के अंदर हमारे पास वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री तो बनती है बट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, हमें याद ही रखने पड़ते हैं, इसके कुछ ट्रिक नहीं है। कुछ एक जो होते हैं हमारे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट वो हम याद कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 3 की टेबल ली, 3 6 9 12 15 एंड 18, ऐसे आप आगे लिख लेना 10 तक 30 तक या फिर आगे भी ऐसे ही। फॉर एग्जांपल 4 8 12 16 20 ऐसे ही ये भी चलती जाएगी। एंड नेक्स्ट होता है हमारे पास 5 की टेबल, 5 10 15 20 25, तो अप टू सन ये भी चलती जाएगी। तो ये जो 3 टेबल में लगातार हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हमारे पास लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। जैसे कि 3 4 5 भी मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 6 8 10 भी होता है, 9 12 15 भी होता है, 12 16 और 20 भी होते हैं। ये कुछ एक हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें ये डायरेक्ट पता चल रहा है 12 16 और 20 ये तो मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। क्लियर है, और बाकी चेक किया जाता है। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, सबसे लो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना वो मेरे पास हाइपोटेन्यूज होता है, दूसरे परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमेशा सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो होता है वो बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है, हम इसे एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं। अब मैं फर्स्ट चेक करूं तो मेरे पास 61 का जो स्क्वायर होता है, 61 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 60 के स्क्वायर के और प्लस 11 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है, सो यहाँ से हमारे पास जो 60 का स्क्वायर होता है ना वो होता है करके देख लेते हैं। 61 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 16636 यानी कि 3721 मेरे पास होता है, और 60 का स्क्वायर आपको पता है 3600 एंड 11 का स्क्वायर हमारे पास होता है 121। सो यहाँ से हम चेकआउट करें, फर्स्ट ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास आएगा 1 2 6 और 1 7 एंड 3। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स ये भी मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सेकंड मैं चेक करूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए
45 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए 44 का स्क्वायर प्लस 33 के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। सो 45 का स्क्वायर हम चेकआउट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 एंड 2 मेरे पास आएगा 18। सो हमारे पास बचेगा यहाँ से 5202, तो 2022 बनेगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 5 4 4 जा 16, 17 18, यस। तो हमारे पास क्या बनेगा इसमें 2025 बनेगा। और 44 के स्क्वायर को अगर मैं चेक करूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 17, 1 7 6 6 13 7 8 एंड 9 1936। और 33 के स्क्वायर को हम चेक करें तो 3 3 जा 9 9 9 9, तो मेरे पास आएगा 9 8 10 1089 1089। हम इसका चेकआउट करें तो 9 और 6 मेरे पास होता है 15 एंड 8 और 3 मेरे पास होता है 11, 11 और 1 कैरी 12 एंड 901 सॉरी 9 और 1 10, 2 और 1 कैरी 3। तो ये देखिए मेरे पास नहीं बनता, यानी कि सेकंड जो है वो मेरे पास पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन और चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास आएगा फोर्थ ऑप्शन में 85 का स्क्वायर इज इक्वल टू 74 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 468, यानी कि 5227 एंड 74 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 5476 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। क्लियर है। सो 9 और 6 को मैं ऐड करूँ मेरे पास आएगा 15, 7 और 8 मेरे पास आएगा 7 8 एंड 1 कैरी 9, 4 एंड 1 5 5। तो ये भी देखो इक्वल नहीं है। तो ये दो मेरे पास शायद ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक आई होगी एग्जाम में। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ जो है ना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनते, बाकी दो बनती हैं। ठीक है। और इसमें पूछा गया कि कौन सा इनमें से पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। आई थिंक हो सकता है ऑप्शन में ही मिस्टेक हो, क्योंकि एक आंसर होता है ना हमारा, इन दोनों में ये दोनों आंसर बनते हैं। क्लियर है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लेंथ है, सपोज किसी ब्रेथ मैंने बी लेट किया है, तो लेंथ जो है वो 3 टाइम्स है अपनी ब्रेथ की। क्लियर है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 16.16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 16.16 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इक्वल टू 16.16 सेंटीमीटर। सो यहाँ से 2l की वैल्यू मेरे पास है 3b प्लस बी इक्वल टू 16.16 सेंटीमीटर जो भी है, और यहाँ से मेरे पास आता है 3b प्लस बी 4b, 4 मल्टीप्लाई 2 8b इक्वल टू 16 पॉइंट हटाऊँ तो मेरे पास 2 जीरो आएंगी, 8 से कैंसिल आउट करें तो 8 2 जा 16 0, 8 2 जा 16। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आता है 2.02 ब्रेथ आ जाती है। क्लियर है। एंड फिर हमारे पास जो लेंथ होगी वो 3 मल्टीप्लाई था, तो लेंथ हमारे पास होगा 606, ये हमारे पास होगी लेंथ। क्लियर है। देन इट्स एरिया विल बी, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर है। लेंथ मेरे पास है 6.06 और ब्रेथ हमारे पास है 2.02। अब ये पॉइंट हटाऊँ तो मेरे पास 2 जीरो आएंगी, ये पॉइंट हटाएं तो हमारे पास आएंगे 2 जीरो। ठीक है। 606 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 202 से तो मेरे पास आता है आंसर 606 को मैं 202 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 0 0 0 एंड 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो हमारे पास आएगा 2 1 4 1 2 1। क्लियर है। सो हमारे पास आएगा एंड सॉरी 2 आएगा यहाँ पर 12 24 12। ठीक है। बाय में हमारे पास थी 4 जीरोस, तो हमारे पास डेसिमल में यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो आंसर मेरे पास आएगा 12.24 आएगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस एरिया ऑफ अ फेस ऑफ अ क्यूब। एक क्यूब है
इसके हमें एक फेस का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ अ फेस ऑफ द क्यूब, यानी कि एक साइड का। टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं ना क्यूब में, तो हमें एक फेस का एरिया निकालना है। उस वॉल्यूम में 68921 क्यूबिक यूनिट्स दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्यूब में, वो मेरे पास होता है साइड का क्यूब इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 68921। क्लियर है। और जो ये बनता है ना, ये मेरे पास 41 का क्यूब होता है। क्लियर है, चेक कर लेना। तो 3 से 3 मैं कैंसिल आउट करूं तो मेरे पास जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 41। क्लियर है। हमें निकालना है एरिया ऑफ अ फेस, एक फेस का एरिया मुझे निकालना है। दैट मीन्स साइड इंटू साइड। क्लियर है, साइड इंटू साइड। तो 41 को 41 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 41 को हम 41 से मल्टीप्लाई करें और ऑप्शन में चेक करें ना, तो देखो ये नहीं आ सकता, कभी भी आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि 1 और 1, 41 को जो मैं 41 से मल्टीप्लाई करूँगी ना, तो मेरे पास यूनिट प्लेस जो आएगा वो 1 आएगा। 4 और यहाँ से हमारे पास देखें तो 4 4 4 जा 16, तो 1681 मेरे पास आंसर आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a metallic cube of side 9 centimeter is melted to form 27 small cube of the same size। एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। क्लियर है। तो इसको मेल्ट करने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स बनाए गए। कितने क्यूब्स बनाए गए? 27 क्यूब्स बनाए गए। ऐसे 27 क्यूब्स बनाए गए इसको मेल्ट करने के बाद, यानी कि जितना मटेरियल इस मेटालिक क्यूब में था उतना ही मटेरियल इन 27 क्यूब्स के अंदर होगा। दैट मीन्स जो इसका वॉल्यूम होगा मेरे पास वो इस छोटे वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब क्यूब का जो वॉल्यूम हमारे पास होता है वो होता है साइड का क्यूब, यानी कि 9 का क्यूब इक्वल टू क्या होना चाहिए? 27 मल्टीप्लाई जो स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम होगा। समझ में आया? ये हमारे पास होगा एक क्यूब का वॉल्यूम। बट ऐसे तो 27 क्यूब्स बन चुके हैं ना, तो ये एक क्यूब का वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम यानी कि जो इस मटेरियल से बनाया गया वो किसके इक्वल होगा? 27 मल्टीप्लाई उस सिंगल छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम की। क्लियर है। सो यहाँ से मेरे पास 9 का जो क्यूब होता है, 9 9 जा 81 और 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू मेरे पास आएगा साइड का क्यूब। क्लियर है। 9 1 जा 9, 3 जा 27 एंड 3 3 जा, तो स्मॉल जो साइड की स्मॉल जो क्यूब है उसकी साइड मेरे पास आएगी 27 का क्यूब। दिस इम्प्लाइज दैट जो स्मॉल क्यूब की साइड होगी वो मेरे पास आएगी, इसको हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, यानी कि जो स्मॉल क्यूब की साइड है वो मेरे पास आएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमें निकालना क्या है? देन द सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल क्यूब का निकालना है। तो सरफेस एरिया जो होता है क्यूब का, ऑफ क्यूब, हमारे पास होता है 6 साइड का स्क्वायर। ठीक है। तो 6 साइड हमारे पास क्या होगी? 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9, 9 6 जा 48, सॉरी 3 3 जा 9, 9 6 जा हमारे पास होता है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। आई होप समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन द न्यू मीन इज। कहता है कि हर एक नंबर जो है मीन निकालने के लिए उसको इंक्रीज कर दिया गया जाए अगर 5 से, तो क्या फर्क पड़ता है मीन में? सपोज कीजिए मैंने नंबर लिए हैं 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। अगर मैं इनका नंबर निकालूँ यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मेरे पास कितना आएगा? 2 1 3, 3 और 3 6 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 जा 15, यानी कि मीन मेरे पास आया 3। ये कहता है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को, ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज बाय 5, तो अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन को एक एक से बढ़ाएं, यानी कि 1 में मैं 1 ऐड करूं तो 2, 2 में मैं 1 ऐड करूं तो 3, 3 में मैं 1 ऐड करूं तो 4, 4 में मैं 1 ऐड करूं तो 5 एंड 5 में मैं 1 ऐड करूं तो 6। नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही रहेंगी, बस हमने क्या किया, इसमें नंबर ही तो इंक्रीज किया है। तो हमारे पास टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 3 + 2 5, 9, 5 + 4 9, 9 + 5 मेरे पास आएगा 14 एंड 14 + 6 मेरे पास आएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 जा 20।
सो देखिए अगर मैंने नंबर ऑब्जर्वेशन को 1 नंबर से इंक्रीज किया तो उतना ही इंक्रीमेंट हमारे पास मीन में आता है। तो अब ये क्या कहता है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 5, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से इंक्रीज किया जाता है तो न्यू मीन में भी कितना आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। रिमेन्स द सेम, सेम नहीं रहेगा। बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मीन्स, नो 5 टाइम्स नहीं होता, यानी कि मैं इसको ये थोड़ी बोलूँगी उसका 1 टाइम हो गया। इज इंक्रीज बाय 5, यस वो इंक्रीज हो जाएगा 5 से, यानी कि जितना ऑब्जर्वेशन में इंक्रीमेंट करेंगे ना उतना ही इंक्रीमेंट हमारे पास किस में आएगा, मीन में आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स 5 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स। एक बैग के अंदर हमारे पास 5 वाइट बॉल्स होती हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स जो है वो हमारे पास 9 बॉल्स हैं। क्लियर है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, बैग से एक रैंडमली एक बॉल निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉल रेड ना हो, रेड ना हो दैट मीन्स वो बॉल राइट होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, हम रेड बॉल ना निकाल करके क्या निकाल देंगे, वाइट बॉल निकाल देंगे। तो वाइट नंबर ऑफ बॉल्स मेरे पास बैग में है 5 और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास है 9। सो 5/9 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ये हमारे पास थे 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन थे हमारे पास 28 जनवरी 2023 के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।